वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। स्प्रिंग 23 सवाल दिया था एक होमवर्क, आखिरी होमवर्क था यार, आखिरी। तो फिर कोई सवाल है, एतराज है जी? अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी नहीं निकली ना यार। अच्छा चले बताता हूं। स्प्रिंग 23 में जो मसले हैं वो बता रहा हूं। एक तो ये कि अभी इस वक्त जो नॉर्मल रूटीन चल रही है वो ये है कि हम 2000 यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक रखते हैं और 10 मैंने दुकान खोल ली है, पढ़ाना शुरू कर दी है। स्प्रिंग 23 बता रहा हूं। अभी इस वक्त 2000 यूनिट सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है और अभी 30 दिन में सामान हम तक पहुंच जाता है। पहले पैराग्राफ में साल में 10 दफा ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओक्यू ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं 72,000। पहले पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन में कोई इतराज? दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि वैसे तो टाइम पे ही चीजें आ जाया करती हैं, फिर भी हम एहतियातन 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखते ही हैं, लेकिन चीजें 30 दिन में आ जाती होती हैं। अभी हमें लग रहा है कि कुछ डिले हो सकता है। 4 दिन का डिले भी हो सकता है, इससे 4 दिन ज्यादा, 30 से आगे, और 10 दिन का डिले भी हो सकता है, 30 से आगे 10। इसका मतलब है कि नॉर्मली तो 30 दिन ही लगते हैं, 34 भी लग सकते हैं, 40 भी लग सकते हैं। 4 दिन डिले होगा इस बात के चांसेस हैं 0.1। 6 दिन डिले होगा इस बात के चांसेस हैं 0.06। कितना हो गया? 16। तो बाकी 84 चांसेस है कि नहीं होगा डिले। तो ये 84 बना है जी। कैसे? ऐसे डिले होने के चांसेस ना ये 2 हैं। 4 दिन डिले होगा इसका 0.1 यानी 10% चांस है, और 10 दिन डिले होगा इसका 6% चांस है, 16% चांस। तो प्रोबेबिलिटी अगर तो चॉइस में छोड़ी हुई है तो छोड़ी हुई है, अगर नहीं तो प्रोबेबिलिटीज जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सब का सम 1 आता है, यानी 100% होता है। तो आपको सिर्फ ये 2 बताई हुई है, तो इसके चांसेस फिर 84%। तो ये ऐसे 84 निकला। और सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि सेफ्टी स्टॉक बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। कितने से बढ़ाएं? जितना अभी है। तो जो एक ऑप्शन है वो तो हो गई कि अभी जितना है। उसके अलावा सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना क्यों है? इन 4 दिन और 10 दिन के लिए, यानी हमने अगर 4 दिन डिले का ख्याल रखना है तो इसका मतलब सेफ्टी स्टॉक 2 से मजीद बढ़ा देना है, या टोटल 8000 कर देना है। देखें, हम ना सेफ्टी स्टॉक रखना चाह रहे हैं डिले को कवर करने के लिए। है सजेस्टेड टू इंक्रीज द सेफ्टी स्टॉक। तो हम अभी इस वक्त रखते हैं 2000 का सेफ्टी स्टॉक। अगर हमें लग रहा है कि 4 दिन का डिले होना है, पहले हो सकता है हम डिले सोचते हो या ना सोचते हो, 2000 रखते थे, अब हम 4 दिन का डिले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4 दिन का डिले, तो इसका मतलब हमें 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। और हम 10 दिन का डिले एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब 10 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। तो ये सेफ्टी स्टॉक की 3 ऑप्शंस आ गई, और इन 3 ऑप्शंस पे सॉल्व कैसे करना है? जैसे कल किया था, तीनों ऑप्शन पे ROL निकाल के, और स्टॉक आउट कॉस्ट इसमें कौन सी है? वो हमें इस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन से चलना पड़ेगा। खरीदना चूंकि मटेरियल है, क्वांटिटी मटेरियल की है, तो हमें कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल पे आना पड़ेगा। और होल्डिंग कॉस्ट इसमें एक पहली थी, तो वो EOQ के फार्मूले से रिवर्स चल के निकालनी थी। और आपने कुछ पूछना है तो बताएं। स्प्रिंग 23। अच्छा, अब जो आखिरी 2 सवाल करा रहा हूं ना चैप्टर के, बस आखिरी 2 सवाल हैं, उनके लिए मतलब मेरे पास कोई हेडिंग नहीं है, वो सवाल की वर्डिंग से ही अंदाजा हो रहा है।
जो अब 2 सवाल कराने लगा हूं। अभी तक हम जो सवाल पिछले 2 दिन से कर रहे थे वो बेहतर की बात हो रही थी, कौन सा बेहतर है। अब मैं बेहतर की बात नहीं कर रहा, निकालेंगे आरओएल ही, और वो भी आपको मैं बताऊंगा कि क्यों बेहतर की बात नहीं हो रही। लेकिन जिस स्टाइल में ये 2 सवाल है ना, एक 2008 का है और एक 2024 का है, वो स्टाइल ये है कि अगर नॉर्मली, अच्छा ये जो स्टाइल बताने लगा हूं ना, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब अनसर्टेनिटी लीड टाइम को लेके हो, तो ही ये एप्लीकेबल है। यूनिट्स में ये इतना एप्लीकेबल होना उस तरह से बनता नहीं है। मेन डिस्कशन लीड टाइम के हवाले से, यूनिट्स वाली भी हो सकती है बात, लेकिन जिस तरह से प्रोबेबिलिटी जोड़ने लगा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी, वो ये सवाल डिस्कस ही लीड टाइम के साथ कनेक्ट हो रहा है। लीड टाइम के हवाले से नॉर्मली 10 दिन लगते हैं नॉर्मली, लेकिन डिले भी हो सकता है। नॉर्मली तो लगते हैं 10 दिन, लेकिन डिले भी हो सकता है। 10 दिनों में ही आ जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 90% है, और 10 दिन से लेट हो जाएगा तो इसकी 10% है। अगर हम आरओएल 10 दिन के हिसाब से रखते हैं, 10 दिन के हिसाब से आरओएल से क्या मुराद है, 10 दिन इंटू डिमांड पर डे, तो हम लोग स्टॉक आउट का रिस्क ले रहे हैं या बच जाएंगे। अगर हम आरओएल बस 10 दिन के हिसाब से लगाएं तो हम रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि 10 से डिले हो सकता है। हम कितने परसेंट रिस्क ले रहे हैं, 10%। 10%। अगर आपको सवाल वाला कहे कि आप आरओएल कैलकुलेट कर दें 10% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट लेते हुए, तो आरओएल इज इक्वल टू डिमांड पर डे इनटू, दोबारा अगर सवाल वाला कह रहा है, सवाल वाला ये नहीं कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर, अभी तक हम परसों से आज तक बेटर कर रहे थे, अब मैं इसको बेटर से वापस लेके जा रहा हूं। सवाल वाला कहे कि आरओएल कैलकुलेट करते हैं, सिंपली कैलकुलेट, बेटर नहीं, बस कैलकुलेट कर दें आरओएल, अगर मैनेजमेंट स्टॉक आउट का 10% रिस्क रखना चाहती है, तो आरओएल इज इक्वल टू डिमांड पर डे इनटू 10 दिन। लेकिन अगर सवाल वाला कहे कि आरओएल कैलकुलेट करते हैं अगर सेफ्टी स्टॉक आउट का रिस्क बिल्कुल नहीं रखना, तो डिमांड पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैंने तो अभी आपको सिर्फ ये फर्क बता रहा था, अभी मैं अगली बात इसके भी दिन लिखूंगा, अभी आपको सिर्फ इतनी बात बता रहा था कि अगर आरओएल 10 दिन का रख लें बस, तो स्टॉक आउट का हम कितना रिस्क ले रहे हैं, ये बात बता रहा था बात। अब मैं इसको और तोड़ता हूं। नॉर्मली तो 10 दिन ही लगते हैं, इस बात का चांस है 85%, लेकिन 11 भी लग सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। लीड टाइम 11 दिन होगा, यानी 1 दिन का डिले होगा, इस बात के चांसेस हैं 6%। 12 दिन हो जाएगा, यानी लीड टाइम 12 दिन होगा, इस बात के चांसेस हैं 8%। कितना हो गया, 99 हो गया, अरे ज्यादा हो गया, 6 पे 91 चला गया, अच्छा फिर 80, अब क्या हो गया, हाँ 13 दिन लगेंगे, इस बात के चांसेस हैं 7%। कितना रह गया, लीड टाइम 10 दिन होगा जो कि नॉर्मली होता है, तो इस बात के चांसेस 80% है, लेकिन 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, यानी डिले हो सकता है। अगर हम लोग 10 दिन नॉर्मली होता था, अगर हम लोग आरओएल 10 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें, 10 इंटू डिमांड पर डे, लेट्स से 100 यूनिट्स, तो हम स्टॉक आउट का रिस्क ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ना, कितना रिस्क ले रहे हैं, 20%। हम लोग 20% रिस्क ले रहे हैं, ये 20% वाली बात आई समझ। हम जितने दिन का स्टॉक रहता हो तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आरओएल इसी को कहते हैं ना, कितने दिन का स्टॉक रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें, तो हम जितने दिन का स्टॉक रहता हो तो ऑर्डर प्लेस कर दें, उससे जितना आगे जा सकता है हम उतना रिस्क ले रहे हैं। 6, 5, 11, 7, 18, 2, 20, हम 20% रिस्क ले रहे हैं। अगर मैनेजमेंट ये चाहती हो कि हम सिर्फ 2% रिस्क लेना चाहते हैं, इस सवाल के डेटा में से 2 ही पूछेगा, 1 नहीं पूछ सकता, 3 नहीं पूछ सकता, 4 नहीं पूछ सकता,
इस सवाल के डेटा से ही पूछ सकता है। अगर मैनेजमेंट 0% रिस्क रखना चाहती है तो ROL इज इक्वल टू 14 इंटू 100, 0% रिस्क। और अगर 2% रिस्क उठाने को तैयार है तो 2 से ऊपर हो जाए 13, और अगर 9% रिस्क लेने को तैयार है तो यहां तक हो जाए 12 दिन, और अगर 14% रिस्क उठाने को तैयार है तो 11, 20% रिस्क उठाने को तैयार है तो 10। तो अब ये वाले सवाल में बेटर की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो कुछ रिस्क रखना चाह रहे हैं। तो यहां पर कंप्यूटेशन है, स्ट्रेट है तो यही कि कंप्यूट ROL, बेटर नहीं कंप्यूट, लेकिन उसमें कितना रिस्क रहने देना है वो सवाल के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सवाल में अगर ये पूछा हो कि कंपनी 20% रिस्क रखना चाह रही है तो ROL कितना होगा 10 इंटू 100, और सेफ्टी स्टॉक कितना होगा 0। सेफ्टी तो तब होता है जब वो 10 से ऊपर का स्टॉक रखते। अगर कंपनी 9% रिस्क लेना चाह रही है, 9% रिस्क, तो ROL कितने दिन का 12, सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का 2 दिन का। ये 2 और 12 वाली बात समझ आ रही है कि नहीं? दोबारा, हाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि अगर हम लोग स्टॉक आउट का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो हमें फिर पूरे 14 दिन का ROL रखना पड़ेगा। जितने कम करते जाएंगे उतने रिस्क को एक्सपोज होते जाएंगे। ये हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अगर हम लोग पूरे 14 दिन का स्टॉक रख लें वो उतना ही होगा वो भी। अगर हम लोग पूरे 14 दिन का स्टॉक ROL रख लें, यार पता नहीं ये मैं बात समझा पा रहा हूं कि ROL इतने दिन का रख लें, क्या मतलब इतने दिन का ROL रख लें? इतने दिन का सामान रहता हो तो ऑर्डर प्लेस करें। तो अगर हम 14 दिन का ROL रख रहे हैं तो हम लोग रिस्क कितना ले रहे हैं? अब जितना इसमें कम करते जाएंगे उतना हम रिस्क को एक्सपोज होते जाएंगे। जितने कम दिन करते जाएंगे उतना रिस्क एक्सपोज होता जाएगा। तो अब ये सवाल है कैलकुलेशन का, बेहतर ROL का नहीं है कैलकुलेशन का, लेकिन रिस्क को साथ रखते हुए। तो इसमें फिर सवाल की परसेंटेजेस इस सिनेरियो के हिसाब से होंगे। यानी सवाल वाला ये नहीं कह सकता कि अगर 12.5% रिस्क रखना चाह रहे हैं, नहीं वो है ही नहीं इसके अंदर। सवाल वाला वही परसेंटेज बोल सकता है जो यहां से ऊपर चलने से होगी। यहां तक क्या बोलेगा 2, 9, 14, 20, वो इन्हीं में से ही फिगर्स बना सकता है और कोई नहीं हो सकती। ऑटम 2008 सवाल खोलें बुक में। इसके बारे में अगर अपने आप को कुछ समझाना है तो समझा लें पहले, फिर करते हैं सवाल। एक समरी रिकैप दोबारा दे देता हूं। यहां पर ROL की कैलकुलेशन, कौन सा ROL बेहतर है नहीं हो रही है कंप्यूट ROL, लेकिन जो परसों से पहले पढ़ा था उससे डिफरेंट इस लिहाज से है कि इसमें मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ दिन का रिस्क एक्सपोज करना चाह रहे हैं। तो फिर अगर कुछ दिन का स्टॉक आउट का रिस्क रखते हुए ROL कैलकुलेट करें तो हम ये टॉपिक पढ़ लें। अब आप अपने आप को कुछ भी किसी भी तरह बताना चाहें जो आपको फरवरी में पढ़ के समझ आए तो बता लें।
चले आपने लिख लिया, आपने लिए ऑटम 2008। इस चैप्टर का आखिरी सवाल पढ़ लें। इस चैप्टर का आखिरी सवाल, नहीं क्लास का आखिरी सवाल नहीं, इस चैप्टर का आखिरी सवाल, ऑटम 2008। पढ़ ले, मैं करता हूं। नहीं, पार्ट ए आप करें, पार्ट बी मैं करता हूं। सवाल पढ़ लें, पार्ट ए कर दें, पार्ट बी मैं करता हूं। यार आप लिफ्ट नहीं करा रहे, सवाल पार्ट ए करने को कहा मैंने। पार्ट ए, EOQ is equal to 2 into 162, order cost 20, holding cost 5400, और इसी पे टोटल होल्डिंग कॉस्ट पूछी है तो 300 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछी है तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू 27,000 इंटू एनुअल डिमांड जी 810। ये पार्ट ए। पार्ट बी, लीड टाइम नॉर्मली 11 दिन है, लेकिन ज्यादा टाइम भी लग सकता है। पूछा यह है कि सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल कंप्यूट कर दें। यह पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर, तो ये कल परसों वाला नहीं है। इसमें आरओएल और सेफ्टी स्टॉक सिर्फ कैलकुलेट करवाया है, यानी लीड टाइम इनटू डिमांड ही है बस। कितने डेज रिक्वायरमेंट बी का 0.1, अगर वो 20% रिस्क लेना चाहे तो अब ये गिनती नीचे से गिननी शुरू करनी है। 4, 6 और 10 ये बनते हैं 20, तो इससे ऊपर देखें तो 12 दिन। तो सिनेरियो 1, अगर 20% रिस्क लेना चाहे तो हमें आरओएल रखना पड़ेगा 12 दिन का, इनटू पर डे कितना है वो आपको 360 और एनुअल डिमांड से पता चलेगा। साल में 360 दिन है और एनुअल डिमांड 162 है। 4 5400। हम 12 दिन का स्टॉक रखेंगे और सेफ्टी स्टॉक चाहे तो फार्मूले से कर लें, चाहे लॉजिकली सोच लें। हम अगर 12 दिन का आरओएल रख रहे हैं तो हम सेफ्टी कितना रख रहे हैं? 2 दिन का, नहीं 2 दिन, सॉरी 1 दिन का, 1 दिन का।
और ये भी, हाँ, एक दिन का। आप चाहे ऐसे कर लें, चाहे ऐसे कर लें, सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू ROL माइनस एवरेज इनटू एवरेज। तो एवरेज ये है, एवरेज 11 दिन है ना, तो ROL माइनस एवरेज इनटू एवरेज। चाहे ऐसे कर लें, चाहे वैसे लॉजिकली कर लें कि अगर हम ROL 12 दिन का रख रहे हैं जबकि नॉर्मली 11 लगते हैं, तो हम एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखें। और दूसरा सिनेरियो क्या है, 10% रिस्क, नीचे से गिनना शुरू करें, 4 और 6, तो उससे ऊपर है 13, तो इसका मतलब है हमने ROL रखना है 13 दिन का, 5850। और 13 दिन के ROL का मतलब है कि हम 2 दिन का सेफ्टी रखना चाह रहे हैं। इस सवाल को अच्छी तरह देख लें, क्योंकि रीसेंट अटेम्प्ट के सवाल में ना उसने ये डिमांड में भी थोड़ी सी ट्रिक डाली, बाकी ऐसे ही था, डिमांड के अंदर उसने एक ट्रिक डाली थी। इस सवाल को अच्छी तरह देख लें, कोई भी चीज परेशानी है, कंफ्यूजन है तो पूछें। प्रोबेबिलिटी का ये काम था कि हम कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। ये ऑटम 24 में अब आ रहा है। चले, आप एक कुछ नहीं पूछना। कॉस्ट का आखिरी सवाल, ऑटम 24, ऑटम 24, ऑटम 24 किताब में ढूंढ के शर्मिंदा ना हो, अलग से कभी शेयर किया होगा। आखिरी सवाल है सेशन का, आखिरी। ऑटम 24 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 6 पूछना है इसमें कुछ। 450 कैसे आया, शाबाश। 162,000 एनुअल डिमांड है और साल में 360 दिन है पर डे। ऑटम 24 क्वेश्चन नंबर 6 ओमेगा लिमिटेड, पढ़ने में करता हूं। ऑटम 24 में क्वेश्चन नंबर 6,
जी पढ़ लें तो मैं करूं। आखिरी सवाल, अभी अभी की बात है, अंडे से निकल के आप लोग आए थे मेरे पास। हाँ जी, आखिरी सवाल। पढ़ लिया? सवाल में पूछा है आरओएल, सेफ्टी स्टॉक और मैक्सिमम इन्वेंट्री कि इनमें से कौन सी बेहतर है। अब देखें, सवाल में प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये नहीं पूछा कि बेहतर कौन सा है। स्टॉक आउट का कहीं स्टॉक आउट कॉस्ट, और तो ये बेहतर का सवाल नहीं है। इसमें वो रिस्क के एक रिक्वायर्ड लेवल पे रखते हुए कह रहा है उतने दिन का आरओएल रखें। तो हमें आरओएल निकालने के लिए या सेफ्टी स्टॉक निकालने के लिए या मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए चीजें क्या क्या चाहिए होती हैं? मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये चाहिए होता है। तो मैक्सिमम, ये मैं कर रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर 6 ऑटम 24। आरओएल निकालना है, सेफ्टी स्टॉक निकालना है और मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालनी है। मैक्सिमम इन्वेंट्री का फार्मूला आरओएल प्लस ओक्यू माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, ये फार्मूला है उसका। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। तो हमें मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज ये चाहिए चीजें। तो डिमांड कहां है सवाल में? डिमांड, और सवाल में डेज है, तो हमें डिमांड पर डे चाहिए। तो साल में कितने दिन हैं? तो अगर आप 180,000 को 300 से डिवाइड करेंगे तो टोटल को टोटल डेज से डिवाइड करके हमेशा एवरेज ही निकलता है। तो ये है एवरेज डिमांड, ये एवरेज डिमांड है। इतनी ही रहेगी या कम ज्यादा भी हो सकती है। द डेली डिमांड कैन वेरी बाय 30 यूनिट्स, कैन वेरी यानी 30 प्लस माइनस। तो ये 30 प्लस भी जा सकती है यानी 630, और ये 30 माइनस भी जा सकती है। तो ये हो गई एवरेज डिमांड, ये हो गई मैक्सिमम डिमांड, और ये हो गई मिनिमम डिमांड। ये मैंने पहले पैराग्राफ से निकाली हैं चीजें, इसमें कोई एतराज नहीं। फिर इसके अलावा हमें लीड टाइम, उसका भी एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम लीड टाइम कितना? मैक्सिमम लीड टाइम 10, वो 10 से ऊपर तो नहीं जा रहा ना। मिनिमम लीड टाइम और एवरेज। अच्छा, अभी जो मैंने इससे पिछला सवाल किया और वो जो कल के दिन में 2 सवाल आए, उनमें ना बोलने का तरीका यह था कि नॉर्मली इतने दिन लगते हैं, प्रेजेंटली इतने दिन लगते हैं, इतने दिन में चीजें रिसीव हो जाती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है। तो फिर हम एवरेज किसको कह रहे थे? वही जो नॉर्मली होता है। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल में आपको सिंपली डेज और उनकी प्रोबेबिलिटीज दी, ऐसा कुछ नहीं कहा कि नॉर्मली कितने दिन में आते हैं। तो फिर एवरेज लीड टाइम कैसे निकलेगा? समेशन पीएक्स करके ही निकलेगा। 5 इंटू 0.332 6 इंटू 0.53 प्लस 7 इंटू 0.05 प्लस 8 इंटू 0.05 प्लस 9 इंटू 0.03 प्लस 10 इंटू
0.02 6 दिन। ये हो गया जी मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, डिमांड भी और लीड टाइम भी। इन 6 फिगर्स तक बताएं कोई एतराज है तो। यहां तक ओके। रिक्वायरमेंट, आरओएल निकालते हैं और सेफ्टी स्टॉक में भी आरओएल ही चाहिए होता है और मैक्सिमम इन्वेंटरी में भी आरओएल चाहिए होता है। तो पहले आरओएल निकालते हैं। आरओएल के बारे में मैनेजमेंट का इरादा है, सिनेरियो नंबर 1, कि वो 10% रिस्क लेने को तैयार है और 10% नीचे से गिनना शुरू करें तो 2, 3 और 5, 10। तो उस 10 से ऊपर क्या है? 7 दिन। ये ऊपर वाली बात समझ आ रही है ना? नीचे से गिनना शुरू करें, जहां 10% हो जाए वहां रुक के देखें ऊपर दिन कितने, तो 7। तो इसका मतलब सिनेरियो 1 ये है कि हम लोग आरओएल रखना चाहते हैं। सिनेरियो 1 क्या है? 10%। सिनेरियो 1 का मतलब है कि हम आरओएल रखना चाहेंगे फॉर 7 डेज। हम 7 दिन का आरओएल रखना चाहेंगे। तो अब इस 7 दिन के ऊपर हम तीनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। आरओएल इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। हम यहां पर दिनों पे खेल रहे हैं, रिस्क का, यूनिट्स पे नहीं खेल रहे। यूनिट्स कौन से यूज करूंगा? मैक्सिमम, क्योंकि आरओएल इज मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो इसलिए यूनिट्स में कोई रिस्क है भी नहीं। यूनिट्स में तो कोई ऐसा नहीं कि 10% रिस्क लेना है तो कितने यूनिट्स। हम रिस्क चीज में ले रहे हैं, दिनों में ले रहे हैं ना, तो दिनों वाली चीज इफेक्ट होनी चाहिए। यूनिट्स तो वही मैक्सिमम वाले ही आने चाहिए। देखें इस सवाल में क्या हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर कर रहे हैं। तो फिर आरओएल इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब हम डिमांड तो मैक्सिमम ही लेंगे, लीड टाइम हम थोड़ा सा खेलना चाह रहे हैं, तो इसलिए डिमांड तो 630 ही लेंगे इनटू 7, 4410। मैक्सिमम स्टॉक इज इक्वल टू आरओएल प्लस ओक्यू कितना है? 10,000 माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। तो मिनिमम क्या है? 570। मिनिमम क्या है? 5 डेज। डबल 1,560। और तीसरी चीज पूछी है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, 600 इंटू 6। नहीं समझ आया? 630 लेना समझ नहीं आया या ये सारा कुछ ही समझ नहीं आया? पिछले सवाल से अलग क्यों है? अच्छा, पिछले सवाल से क्या अलग हुआ इसमें? पिछले सवाल में ना आरओएल हमने लिया था, अगर हमने 12 दिन करना था तो 12 इंटू 450 किया था। ये मैक्सिमम डिमांड पर डे ही थी, क्योंकि की ही बस एक, तो यही मैक्सिमम डिमांड थी। और हम जितना रिस्क लेना चाह रहे थे, हम 12 दिन तक रुकना चाह रहे थे। सेफ्टी स्टॉक का असल तरीका यही था कि आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, असल तरीका यही है।
वो तो चूंकि दोनों में 450 कॉमन है, मैंने इसलिए कहा कि हम वैसे ही एक दिन का सेफ्टी स्टॉक ले लेते। अगर 450 कॉमन ना होता तो हम ऐसे ना करते, क्योंकि असल सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला यही है। ये फार्मूले हमने सिर्फ तब छोड़े थे जब विच ऑफ द फॉलोइंग बेटर पे जाना था, वरना बुजुर्गों के फार्मूले तो यही है। और दूसरा सिनेरियो क्या है? 5% रिस्क, तो 5% नीचे से गिनना शुरू करें तो 8, तो अब यही चीज हम 8 पे कर रहे होंगे। ROL फॉर 8 दिन। आखिरी बार ROL लिख रहा हूं, 630 इंटू 8, 50। आखिरी बार मैक्सिमम का वर्ड लिख रहा हूं, 5040 प्लस OQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम 1 to 1। आखिरी बार सेफ्टी स्टॉक का वर्ड आ रहा है, माइनस ये आखिरी मल्टीप्लाई है, आखिरी इक्वल। हाँ जी, 144, पूरी कॉस्ट का आखिरी जीरो लगने लगा। दुआ बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब जो लोग FR2 में बैठे हुए थे वो नसीहतें सुन चुके हैं, उन्होंने जाना है तो बेशक चले जाएं, दोबारा सुननी है तो दोबारा सुन लें। हाँ जी, FR2 उठना वाले उठना चाहें तो नहीं। अभी आप वीडियो देख किस दिन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल आज 31 जनवरी है और 2025 है, 31 जनवरी 2025 है। तो अब से ऑनवर्ड्स आपके पास जितना टाइम है, अच्छा ये सब नसीहतें हैं मेरी तरफ से। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने हो सकता है आप पहली दफा ICAP के पेपर देने लगे हो। अक्सर वो होंगे जो पहली दफा पेपर देने लगे कैफ के। PRC तो इम्तियाजी नंबरों से पास करके आए हैं, यहाँ कैफ की बात कर रहा हूं। तो कई बच्चों का पहला एक्सपीरियंस है और कॉस का पेपर मुश्किल है, बिल्कुल है मुश्किल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और ये जो सीनियर्स होते हैं जो अजीब अजीब मशवरे भी दे रहे होते हैं, ये डरा भी बहुत ज्यादा देते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसे बेहतर समझते हो वो तो चलो करें। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक मशवरे दे रहा हूं। मानना है, कैसे मानना है, पूरा मानना है, आपकी मर्जी। हाँ, ये मैं बता दूं कि मैं इसका कायल नहीं हूं कि मैं आपको एक रिवीजन प्लान बना के दूंगा जिसमें लिखा होगा कि फलानी तारीख को सुबह इतने बजे उठ के आपने नाश्ते से पहले ये सवाल करना है, फिर नाश्ते के बाद ये 2 सवाल करने हैं, फिर दोपहर को ये करना है। ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग करते होंगे बेहतर समझ के करते होंगे, उनकी मर्जी है। लेकिन मेरे ख्याल में आपने सिर्फ पेपर पास नहीं करना, आपने जिंदगी में आगे भी बढ़ना है। तो अगर आप इतने चुच्चे माने क्या चोनो मोनो क्या करते हैं बच्चों को, इतने छोटे मोटे काके हैं ना कि अम्मी चोची खिलाएंगी आपको और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर आपसे ना आर्टिकल्स होने हैं और ना आगे आपने अपना कोई भी जिंदगी में काम करना है। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते
तो फिर कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। हो आ गई बात। अच्छा पहले नसीहतें कर ले पूरी। नहीं ये केक आप तक नहीं पहुंचना भाई, मेरे लिए लेके आया है ना। किधर गया? हाँ मेरे लिए है ना। हाँ पता नहीं क्या बता रहा था यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैंने आपको ना कोई ऐसा रिवीजन प्लान नहीं देना कि फलाना क्वेश्चन और इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन करना है, नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं बताता। मैं आपको कुछ जनरल नसीहतें कर देता हूं और उसमें फिर आप अपने हिसाब से जो बेहतर लगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कॉस्ट में डिसीजन मेकिंग पढ़ी है, तो डिसीजन मेकिंग में ना पास्ट पे रोते रहना रेलिवेंट नहीं होता। अगर आपने ये रोते रहना है कि मैंने ये इस अटेम्प्ट में 2 पेपर क्यों रख लिए, या मैंने ये वाला हॉस्टल क्यों ज्वाइन कर लिया, या मैंने घर जाके पढ़ने का फैसला क्यों किया था, 3 साल क्यों लगा दिए सीए के अंदर, तो इस पास्ट को रोएंगे तो सिर्फ रोएंगे और आइंदा दोबारा रोने के लिए आप मेंटली तैयार हो चुके होंगे। अब से ऑनवर्ड रेलिवेंट हमेशा फ्यूचर होता है। तो आपके पास जो है उसकी बेस पे फैसले करने हैं, जो नहीं है नहीं हो सका उसको नहीं रोना। आपके पास क्या है इस वक्त? आपके पास अगर अभी से ऑनवर्ड चले तो आपके पास तकरीबन 28 दिन है, और इसमें से जिसने मॉक देना है वो अच्छा मॉक देना चाहिए क्योंकि मॉक देने से ना 3 घंटे में एग्जाम से कोई हफ्ता 10 दिन पहले, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते पहले, मॉक 2 हफ्ते पहले होंगे, 2 हफ्ते पहले आपको एक पूरा पेपर सॉल्व करने का एग्जाम प्रेशर में बैठ के वो एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो मॉक देना चाहिए, लेकिन आपने देना है नहीं देना वो तो आपने फैसला करना है। तो जिन्होंने मॉक देना है उनके लिए कितना टाइम अवेलेबल है, बेहतर है कि आप उल्टा वापस आए। अभी इस वक्त कितना टाइम रहता है, इससे बेहतर है कि आप देखें कि आपने खत्म कहां करना है। 3 को पेपर है, 2 या 3 को, जिसका भी पेपर है, जब भी है, जिसका जो भी पेपर है उससे 2 दिन पीछे तो उस पेपर की तैयारी करनी है। और अगर आपने एग्जाम सेंटर ऐसा चुना हुआ है कि अभी आपने घर जाना है फिर एग्जाम देने लाहौर में दोबारा आना है, जैसे भी है, तो उस आने जाने का भी टाइम है, उससे और पीछे चलते हैं। 28 फरवरी आ गई। अगर आपने अपनी तबीयत की खराबी के, फैमिली में कोई फौत हो गया, कोई शादी हो गई, किसी वजह से आना जाना, उसके भी कोई 2 दिन रिजर्व रखने हैं सेफ्टी स्टॉक, तो वो भी रख लें। 25 फरवरी तक आ जाए, 3 दिन वो भी स्पेयर रख दें। 25 फरवरी से उल्टा चले, आपके पास 25 दिन है। और अगर मॉक के भी बीच में पेपर के दिन डालने हैं तो वो भी अकॉर्डिंगली हर कोई ना देखे उसने एंड कहां पहुंचना है, वहां से उल्टाएं। आपके पास 25 दिन है। अब उन 25 दिन की अगर आप प्लानिंग ठीक नहीं करेंगे तो ये 25 दिन इफेक्टिवली नहीं गुजरेंगे। एक जुमला अपने एक उस्ताद से सुना, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। इंग्लिश में था, पता नहीं मैं बात, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो अगर आपने इन 25 दिनों का प्लान नहीं बनाया ना, वर्केबल प्लान, ये प्लान नहीं है कि मैं 15 मिनट के अंदर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कर लूंगा, ये कोई प्लान नहीं है। आपने प्लान वो बनाना है जो वाकई वर्केबल है, जो आपके हालात के हिसाब से है। अच्छा, इस प्लान के अंदर ये भी शामिल है कि आपका सिलेबस क्या है, पेपर कितने हैं, ये भी शामिल है कि आपने घर में पढ़ना है, कंबाइंड फैमिली है, गांव जाके पढ़ना है, वहां पर बिजली के क्या मसाइल है, वहां पर घर के क्या मसाइल होते हैं, किसकी लड़ाई झगड़ा होना है, कहां रुकना है आपने, कब आपको लोड शेडिंग की वजह से पढ़ना होगा, कब नहीं पढ़ना होगा, सारी चीजें सामने रखनी है। हर एक के घर के हालात अपने हैं, सबके हालात होते हैं, कोई भी आइडियल जिंदगी नहीं गुजार रहा होता। हर एक के ना डिफरेंट तरह के मसले होते हैं। किसी के पेरेंट्स में इतने इख्तलाफ चल रहे होते हैं कि घर में सुकून नहीं होता। किसी की बहन का कोई मसला हो सकता है शादी ब्याह का, भाई की बीमारी हो सकती है, किसी के कारोबार में मसले हो सकते हैं, किसी कंबाइंड फैमिली के अंदर चाचा मामा ताया, इन सबके लड़ाई झगड़े होते हैं। ये सब गालम गलोच चल रही होती है। इन सब के साथ आपने अपनी लाइफ गुजारनी है। आपको आइडियल सिनेरियो मिलेगा तो पेपर पास करना नहीं है, आपने इन्हीं सिनेरियो में रहना है और आपने इन्हीं मुश्किलों में रह के अपने आप को प्लान करना है। क्योंकि अगर करते रहेंगे ना कि ये मेरे पास ये चीजें, ये मसले अगर ना होते तो फिर कोई और मसले होते, फिर कुछ ना कुछ होता। ये हो नहीं सकता था कि आपकी जिंदगी में मसाइल ना होते। हर किसी को फाइनेंशियल मसला होता है, किसी को मेडिकल मसला होता है, किसी को फैमिली क्राइसिस होते हैं, बहुत अजीब अजीब किस्म के। और से देखें तो लगता है कोई मसला ही नहीं है, लेकिन बहुत इरिटेटिंग किस्म के मसले होते हैं। तो ये सब मसले हैं आपके पास। इन सब मसलों में कौन सी जगह पढ़ने की अवेलेबल है, कितना टाइम अवेलेबल है, लाइब्रेरी में पढ़ना है नहीं पढ़ना है, घर में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये सब सामने रख के प्लान बनाइएगा। अगर आपको लगता है ना कि आप पढ़ ही सिर्फ घर में 8 घंटे सकते हैं रियलिस्टिकली, तो आपका प्लान भी फिर 8 घंटे के हिसाब से ही होगा। क्योंकि अगर आपने अभी यहां दोस्तों के साथ बैठ के प्लान बनाया, सबने मिल के प्लान बनाया कि हाँ जी 12-12 घंटे रोज पढ़ना है, तो 6 घंटे ये पढ़ना है, तो 5 घंटे वो पढ़ना है, आप 12 घंटे प्लान बना के घर चले गए, अब घर में आपके पास 7 घंटे से ज्यादा है ही नहीं, तो प्लान ही गायब हो गया। तो इसलिए अपने हिसाब से देखना है जिन मसलों में आपने रहना है। अगली बात, ये जो प्लान करना है ना, इस
इसको जितना डिटेल्ड करेंगे, जितना ज्यादा डिटेल्ड और जितना ज्यादा वर्केबल करेंगे, उतना आपके लिए ना उसको मॉनिटर करना आसान होगा। जैसे आपने अगर प्लान किया, अच्छा इसके ना जनरली दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास 24 दिन है तो आप 8-8 दिन हर सब्जेक्ट को दे दें। मुझे पर्सनली ये प्लान नहीं पसंद है। मेरे जाती राय के मुताबिक इसमें आप टाइम ज्यादा करेंगे। यानी आपने अगर 8 दिन रखे कि इस 8 दिन में कॉस्ट पढ़नी है तो 2-4-6 घंटे बाद तो वैसे ही दिमाग माउक हो जाएगा। फिर आपके 2 घंटे वो जो सुन 2 से चपेट पड़ी कभी जोर से, तो वो भी इधर अगर कान के नीचे पड़ी हो तो वापस हवास बहाल होने में टाइम लगता है। तो 5-6 घंटे कॉस्ट करने के बाद आपके हवास बागता होंगे, फिर दोबारा बहाल होने में टाइम लगेगा। तो आपको प्रोडक्टिवली इतना टाइम नहीं लगा पा रहे होंगे। उसके अलावा मसला ये होगा कि जब आपको पता होगा ना 8 दिन है तो उन 8 दिनों के अंदर अच्छा सुनना है तो बैठ के सुने, वरना क्लास खत्म है, जाना है तो चले जाएं, कोई मजबूरी नहीं है, कोई एंड पे ना रोटी आनी है ना मैंने सबको 1000 रुपए देके गिफ्ट देके भेजना है। जिसने जाना है चले जाए। क्या बता रहा था मैं? हाँ जी, अगर आपने 8 दिन रखे तो उससे एक पॉसिबल मजीद नुकसान ये हो सकता है कि आपने 8 दिनों में से अगर एक दिन जाया भी कर दिया तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, 7 दिन अभी भी पड़े, तो उससे ना टाइम जाया होने के चांस ज्यादा है। फिर एक और मसला, 8 दिन गुजर गए, या तो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, आपको यानी कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, या फिर सिलेबस तो खत्म कर लिया लेकिन पढ़ते होंगे आप दूसरा सब्जेक्ट, यादें आती होंगी पिछले सब्जेक्ट की, और अपने आपको बार बार टेस्ट करने की कोशिश करते होंगे कि मुझे वो याद है कि नहीं याद है। और जब आपको लगेगा कि नहीं याद है तो वो आपके 8 दिन जाया हुए लगेंगे आपको। फिर उसके बाद जब अगले 8 दिन आएंगे तो आप पिछले 16 दिनों को याद किया करेंगे, मुझे ये तो भूल गया, मुझे ये भी भूल गया, ये भी भूल गया। तो इससे ना प्रेशर बढ़ता है। मेरा जाती मशवरा ये है कि आप 21 या 22 या 25 जितने भी दिन है आपके पास, 24 दिन चले तो 24 दिन तीनों सब्जेक्ट्स का प्लान बनाए, तीनों सब्जेक्ट्स। अब उन तीनों सब्जेक्ट्स में यकीनन एक थ्योरी भी होगा, किसी का लॉ होगा, किसी का टैक्स होगा। टैक्स थ्योरी है ना? नहीं, वो तो पेपर करने के तबाह से न्यूमेरिकल है, करने तो रूल्स याद ही है ना, ऐसे ही है ना, मोस्टली तो थ्योरी है, तो करना तो याद ही है। तो जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, लॉ है किसी का, या अगर कोई ग्रुप बी में आ गया है तो किसी का वो सी लॉ हो सकता है, किसी का ऑडिट हो सकता है, तो आपने थ्योरी और न्यूमेरिकल, अच्छा मैं फिर कह रहा हूं ये सिर्फ मेरे मशवरे हैं, अगर आप चीते चीतियां हैं और अपना प्लान बना सकते हैं तो बिल्कुल फॉलो करें, मैं तो मशवरा दे रहा हूं। तो उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन रखिएगा कि थ्योरी में आप, अब जैसे अगर एक आम इंसान का बच्चा दिन में 12 घंटे पढ़ सकता है, एग्जाम के महीने में पढ़ सकता है। कुछ लोग समझ रहे होते हैं 20-20 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ बैठे होते हैं। एक था को जानने वाला, बहुत पुरानी बात है, वो दवाइयां खाता था ताकि भूख ना लगे, क्योंकि भूख लगेगी तो खाने में टाइम लगेगा, फिर रीऑर्डर लेवल, वो वॉशरूम जाने में टाइम लगेगा, तो ये सारा टाइम बचाने के लिए वो दवाइयां खाते थे। तो आप है ना, अब मतलब इससे आपको क्या मिला कि आपके घर वाले कहे हाँ जी बस कैप होने ही वाली था बेचारे का, तो वो अब नहीं रहे हम में, तो इसका क्या फायदा है? तो इसलिए अपने जिस्म के ऊपर ना जुल्म नहीं करना, अपने जिस्म की जरूरतें, नींद है, खाना है, इसको पूरा करना है। तो आपने ना अपने 24 दिन, मिसाल ले रहा हूं 24 दिन, अपने 3 सब्जेक्ट को फैलाएं। तो जो थ्योरी है ना, अगर आपने वो 4-5 घंटे डेली का उस पर टाइम निकाला है तो मेरा मशवरा है कि वो 4-5 घंटे का एक सेशन ना हो, क्योंकि वो 4-5 घंटे तक रहेगा नहीं। आप लेट चुके होंगे तब तक, सो चुके होंगे आप तब तक, खासतौर पर खाने के बाद ना हो। तो उस अगर आपने थ्योरी का रोजाना का 5 घंटे तय किया है, 4 घंटे तय किया है, तो उसमें अगेन एडवाइस है कि आप उसको ना घंटे के सेशन कर लें, इवन के आधे घंटे के भी कर सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले एक बच्चे ने सवाल पूछा था, लड़कों से स्पेसिफिक रिलेटेड है, कि नमाज तो चलो अल्लाह का शुक्र है पढ़ ही रहे हैं जी, लेकिन एग्जाम के डेज में क्या होता है कि कौन मस्जिद जाए जमात पढ़ने, तो वहीं बैठे बैठे पढ़ लेंगे। तो आप मस्जिद का टाइम जो 10 मिनट 15 मिनट बचा लिया, उस 15 मिनट से ज्यादा तो आपने मोबाइल पे भी लगा देना है, उससे बहुत ज्यादा टाइम तो वैसे भी इनइफेक्टिवनेस में लगा देना है। तो इसलिए ये ना गनीमत समझें कि जमात की नमाज अवेलेबल है और आपको अजान की आवाज पहुंच जाती है। तो इसलिए लड़के जो नमाज नहीं पढ़ते, पहली बात तो ये कि नमाज फर्ज है बेटे, नमाज के बगैर नहीं है बख्शिश, और अगर पढ़ते हैं तो जमात के साथ पढ़ा करें, कोई नहीं लगता टाइम। टोटल मिला भी लेंगे ना 5 नमाजें तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं, आधा घंटा भी ज्यादा बोल दिया मैंने। तो जमात के साथ पढ़नी है, क्योंकि जो स्ट्रेट डिफरेंस है, स्ट्रेट फॉरी कैश डिफरेंस, जो घर में पढ़ी हुई नमाज है उससे 27 टाइम्स ज्यादा रिवॉर्ड है जमात के साथ पढ़ी हुई नमाज का। तो इसको मत छोड़िए। और बच्चियों से भी यही है कि नमाज अपने वक्त पे पढ़ें, बिला वजह डिले ना करें कि अच्छा ये फलानी चीज पढ़ के शाम को रात को इकट्ठे ही पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं करें। नमाज के साथ चीजों को लिंक कर लेंगे। यानी आपने अगर थ्योरी को 5 सेशन में बांटना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि मगरिब के बाद आधा घंटा मैंने ये वाली चीज याद करनी है, इशा से पहले आधा घंटा ये वाला करना है, तो आप थ्योरी को ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा खैर वो तो होगी थ्योरी। न्यूमेरिकल यानी कॉस्ट में आप जितने सवाल करेंगे ना,
उतने आपके कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश होंगे। और ज्यादा बेहतर होता है किए हुए सवाल दोबारा करना। अगर आपका दिल कर रहा है कि फलाने कॉलेज की भी किताब ले लें, फलाने की भी ले लें, और फलाने किताब में 200 सवाल है, फलाने में 300 सवाल है, आपने 2-2,500 सवाल इकट्ठे कर लिए, शुरू भी कर दिए। एक तो होंगे जो देखिए, जिस किताब में भी 2000 सवाल होंगे ना, तो उसमें एक एक पैटर्न के ऊपर 10-10 सवाल बनाए होंगे। बस वैल्यू बदली, अगला सवाल, फिर वैल्यू बदली, अगला सवाल। इतना टाइम नहीं है आपके पास। आपने अगर एक एक स्टेप चल के सीखना है तो फिर आप अगले साल प्लान कर लें पेपर का। तो आपने अगर 2-4 हजार सवाल इकट्ठे कर लिए शौक में आके, तो फिर आप अगर करना शुरू कर भी देंगे ना, तो वो होने तो आपसे है नहीं। उसकी वजह से आप पे प्रेशर ये पड़ेगा कि इतने सारे सवाल आप नहीं कर पाए, पता नहीं उनमें ऐसा क्या था जो आप नहीं जान पाए, इससे कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो जितने सवाल किए हैं ना, अगर उन्हीं को दोबारा कर लें तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि जितने किए थे मैंने सारे दोहरा लिए। बेशक आपको देखें होता क्या है, आपने जिंदगी में शायद कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो, शायद आपकी जिंदगी में ना कुछ मौके ऐसे आए हो सकते हैं जिसमें आपने अपनी अकल के मुताबिक अकॉर्डिंगली कुछ एक्ट कर लिया। कोई कहीं सफर करते हुए कोई एक्शन था, कुछ खाना खाते हुए, यानी जिंदगी में कुछ ऐसे काम आए होंगे जो आपने अपनी अकल के मुताबिक कर लिया। उसका सही तरीका आपके इल्म में नहीं था, आपका नॉलेज कम था, लेकिन आपने अपने लिमिटेड नॉलेज को अप्लाई किया और आपने इवेंचुअली सही काम कर दिया। अगर आपको और ज्यादा पता चल जाता तो हो सकता है आप घबरा जाते। पता नहीं मैं सही समझा पाया हूं। तो एट टाइम्स इग्नोरेंस ब्लेसिंग होती है। तो आपने जितने भी सवाल किए हैं ना, अगर आप उन्हीं को ही दोबारा कर लें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जो किया है आपको आता है। अगर कोई सवाल ऐसा आया जैसा कभी आपने किया नहीं था, तो आपको लगेगा कि ये है तो वही जो मुझे आता है, आप उसमें से ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपने 1000 सवाल खोल के रख लिए थे जिनमें से आप सिर्फ 200 कर सके, तो पेपर में थोड़ा सा भी डिफरेंट सवाल आएगा तो आपको लगेगा शायद ये उन्हीं 800 में से जो मैं नहीं कर सका। आप दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ना इस फरवरी के महीने के लिए बेतहाशा सवाल इकट्ठे मत करें, ना इधर उधर की किताबें पकड़ें, अनलेस कि आप ऐसे चीते चीतियां जो एक एक रात में 100 सवाल कर सकते हैं, तो फिर आप जिनके बच्चे आप कर लें ऐसे। लेकिन आम इंसान का बच्चा ऐसे नहीं कर सकता। तो जितने सवाल हैं किताब में, देखिए मैंने ना बहुत सारे सवाल डाले हुए हैं, ये भी नहीं होने आपसे, और मैंने डाले पास्ट पेपर्स के ही हैं। मुश्किल से कोई सवाल होगा जो मैंने खुद से बना के डाला होगा, वरना ये सारे पास्ट पेपर्स के सवाल हैं। और अगर कोई ये समझता है कि पास्ट पेपर के सवाल तो भाई फ्यूचर के तो नहीं करा सकता ना, तो पास्ट के ही करेंगे ना। तो इसलिए यही है जो आपने करने हैं। इनमें से जितने भी मैंने क्लास वर्क और होमवर्क के रास्ते से करवा दिए, आपने पहले इन्हीं को रिवाइज करना है। और इन्हीं को रिवाइज याददाश्त की बेस पे नहीं करना है, आपने इनको रिवाइज करना है। बेशक याद आ रहा है, आपको याद है कि यहां ये मल्टीप्लाई करना था, खैर है, लेकिन अपने आप को दोहराएं कि क्यों मल्टीप्लाई किया, उसकी वजह बताएं अपने आप को। और जब सारे सवाल एक चैप्टर के कर लें, नहीं ये ज्यादा मैं जल्दी पहुंच गया, इस चैप्टर में से कितने सवाल करने हैं, अरे मैं तो जज्बाती हूं कि कहां पहुंच गया, हाँ थोड़ा और वापस। आपने प्लान करना है कि 24 दिनों के अंदर, पूरे 24 दिन में रोजाना लेट से 3 घंटे बिलो करना है, 6 घंटे कॉस्ट करनी है, 5 घंटे FR1 करनी है। ये आपने इस तरह से अभी से बांट देना है प्लान। अब जो 6 घंटे करना है और बीच में चले एक लॉ की भी नसीहत आ गई, करना तो बेटे याद ही होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा टिप बताता हूं जो मैं करता था। कॉस्ट पढ़ ली है ना, तो आपको ये टिप काम की आएगी। टोटल बिलो में कितने पेजेस के रट्टे मारने हैं? तकरीबन 300। आपके पास है 25 दिन, 25 दिन है, और उन 25 दिनों में आपके पास टाइम निकलता है बी लॉ का सिर्फ 3 घंटे पर डे। तो आपके पास हो गए 75 घंटे। अब 300 पेजेस है, 75 घंटे, क्या बन गया पर आर? 4, या मिनट्स पर पेज कितने बन गए? 15। अब आपका जो टारगेट है ना, वो पूरा लॉ याद करना नहीं है, आपका टारगेट 15 मिनट में एक पेज याद करना है। अगर आप ये 15 मिनट पर पेज का टारगेट पूरा कर पा रहे हैं तो करते करते लॉ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रखा हुआ है कि लॉ खत्म करना है, तो आपके पास ना क्वांटिटेटिव रास्ता नहीं, आप बस लॉ खत्म करना, लॉ खत्म करना, लॉ खत्म करना लेके बैठे हुए हैं। तो आप जितना ज्यादा पर यूनिट, पर पेज, पर मिनट पे आएंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं। तो थ्योरी को ना पर पेज पे लाया करें, मिनट्स पर पेज या पेजेस पर आर, इस तरह से बांटेंगे तो थ्योरी आसानी से कवर हो जाएगी। अच्छा जी, 24 दिनों में कॉस्ट फैला ली। अब उस 24 दिनों में आपने कॉस्ट फैलाई, मशवरा मेरा यह है कि उल्टा चल लें, यानी आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट से उल्टा चल लें। उससे फायदा यह होता है कि अभी रिसेंटली पढ़ा है तो उससे एक तो जल्दी रिवाइज हो जाएगा, दूसरा फायदा यह होता है कि मैंने अगर आपको जहां से चलाया है तो इसलिए यहां से चलाया था कि ये मैं आपको तैयार कर रहा था इसके लिए, तो उससे कनेक्टेड चीजें पहले बता रहा था। अब जब आपने रिवाइज उल्टा करना शुरू किया है तो करते करते आपको लगेगा बीच में ओवरहेड्स भी हो गए हुए हैं, वो भी आपने डिसीजन मेकिंग के अंदर कवर कर लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका मटेरियल भी रिवाइज हो गया। तो इससे जो बाद वाले हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे, और अभी चूंकि उल्टा चल रहे होंगे तो वो भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाने के लिए ऐसे चलाया था। अब जब आप रिवाइज करते हुए उल्टा आएंगे
तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते करते शायद डिसीजन मेकिंग भी रिवाइज हो जाए। तो इसलिए मशवरा तो यही है कि उल्टा चलिएगा। प्लान कर लिया आपने, चैप्टर्स की तरतीब भी तय कर ली, और हर चैप्टर के कितने सवाल करने हैं और उनमें से कितने लिख के करने हैं ये भी आपने अपने हिसाब से सोचना है। किसी को वेरियस में ज्यादा टाइम चाहिए होता है, किसी को डिसीजन मेकिंग में ज्यादा टाइम चाहिए होता है। मैंने जितने सवाल कराए होते हैं जरूरी नहीं कि आपको सब दोबारा करने पड़ेंगे। मैंने तो प्रोसेस कॉस्टिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाना था, स्टेप बाय स्टेप सिखा। अगले स्टेप्स के लिए मुझे पिछले के 4 सवाल कराने जरूरी थे। अब आप वो अगला स्टेप जान गए हुए, हो सकता है आपको वो जो पीछे 4 थे शायद करने की जरूरत ही ना पड़े, लिख के जबानी भी काम चल जाएगा। तो आपने हर चैप्टर में से कितने सवाल करने हैं और उनमें से कौन कौन से लिख के करने हैं ये बेटे आपने तय करना है। ये इधर उधर अपने सीनियर्स के मशवरों पे मत चलिएगा, आपने डिसाइड करना है। आप खुद डिसाइड करेंगे तो फिर वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, वरना कंफ्यूज्ड रहेंगे। आपने डिसाइड कर लिया कि हर चैप्टर के इतने इतने सवाल करने हैं। 24 दिन है कॉस्ट, 3 दिन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, 5 दिन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, 2 दिन प्रोसेस, 3 दिन फलाना। अब जो 5 दिन डिसीजन मेकिंग है उसमें से फलाना क्वेश्चन फलाना क्वेश्चन फलाना क्वेश्चन लिख के करूंगा, फलाना जबानी देखूंगा। और पहले आपने लेक्चर नोट्स दोहराने हैं, फिर सवाल करने हैं। लेक्चर नोट्स याद होने चाहिए आपको, जो मैंने एग्जाम नोट लिखवाए लिख लें, फलाना पॉइंट लिख लें, ये सब याद रखना है आपने। जितने सवाल आपने तय किया ना कि लिख के करने हैं, तो उनको फिर पूरा लिखना है, छेड़ना नहीं है सिर्फ सवाल को। फिर पूरा लिखें सारी वर्किंग्स के समेत, क्योंकि पेपर पूरा लोगों से इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले कभी पूरी वर्किंग्स लिख के ना प्रैक्टिस नहीं की होती। पेपर में पूरी लिखनी पड़ती है तो वो 3 घंटे में कंट्रोल नहीं होता। तो जो कुछ भी सवाल आप करना चाहें उसको पूरा लिखिएगा। जब चैप्टर कर लें, ये जो आप बात बता रहा हूं ये हर एक से नहीं होती, इसलिए जो कर सके बहुत फायदा होगा। हर चैप्टर पूरा करने के बाद उसका ओवरऑल रिव्यू जरूर करना है, उसकी बिगर पिक्चर देखनी है। जैसे ये जो अभी हमने चैप्टर खत्म किया है, आप जब इसको ओवरऑल देखेंगे ना तो आपको जैसे किसी मुल्क का अगर नक्शा है तो वो गली में खड़े होकर थोड़ी पता चलेगा, ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा ना नक्शा उसका। तो आपको इन चैप्टर्स का नक्शा ही तब नजर आएगा जब आप ऊपर से देखेंगे, छत पे जाकर नहीं देखना, उस चैप्टर को देखें ओवरऑल। तो आपको ये पता चलेगा कि कब प्रोबेबिलिटी के सवालों में क्या था और कब क्या था। अब उससे आप कोई ना कोई नक्शा बना पाएंगे, अच्छा ये लिखा हो तो ऐसे करना होता है, ये लिखा हो तो ऐसे करना होता है। फिर उन सवालों में हम टोटल की बेस पे डिसीजन कर रहे थे, फलानों में पर यूनिट पे कर रहे थे, ऐसा क्या था कि उसमें पर यूनिट पे कर रहे थे, उसमें टोटल पे क्यों नहीं किया। किसी सवाल के अंदर हमने 2 साल की फिगर ली थी, वो सीवीपी, पिछले साल की फिगर निकाली, फिर उनमें चेंज करके अगले साल की फिगर बनाई, किसी में ब्रैकेट के अंदर ही कर दिया। ये क्या फर्क हुआ, उस सवाल में क्यों 2 साल वर्किंग में बनाए थे, उस सवाल में क्यों ब्रैकेट के अंदर कर दिया। सीवीपी में करते नहीं है काम। ये चीज ना आपको जब तक चैप्टर का ओवरऑल कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, ये फर्क नजर नहीं आएगा। मैं जो आपको किसी भी चैप्टर के शुरू में कहता था कि मैं इस चैप्टर को 4 हिस्सों में बांट रहा हूं, तो मैंने ये नक्शा बनाया होता है तो बांट रहा होता हूं। तो आप हर चैप्टर को पूरा करने के बाद उसका ओवरऑल रिव्यू जरूर करिएगा। जब सवाल आप लिख के कर रहे हो और पीछे सोल्यूशन देखा गलती हो गई, अपनी गलतियां जरूर आइडेंटिफाई करना। अगर एक पेज पे लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है। आपने गलतियां पढ़नी शुरू की और आपको लगा कि आपसे सवाल में कैलकुलेटर में उंगली गलत लग गई थी, या लाइन नहीं पड़ी थी, या जल्दी में किया था, तो अब आप अपनी गलतियां लिस्ट डाउन करना शुरू कर दें। सारी रिवीजन के बाद आपको अपनी गलतियां पता चल गई हुई हैं, उनको दोहराएं और कॉन्शियस होकर वो गलतियां ना करें। जब आपने सारा सिलेबस खत्म कर लिया, अच्छा इस सारे फेज में ना खुद टेंशन लेनी है, दूसरों को टेंशन देनी। मेरा इतना रह गया, तेरा कितना हो गया, मेरा तो इतना रह गया। अच्छा अगर आपने कर लिया है और आपके बेचारे दोस्त ने नहीं किया तो उसको क्यों टेंशन दे रहे हैं। तो आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आपके दोस्त का रहता है क्या मिल जाएगा आपको उसको ये बता के आपने तो कर लिया है, तो और परेशान हो जाएगा। तो एक दूसरे से ना बिला वजह की शेयरिंग ना करें। और वैसे तो जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है तो इंसानी जिस्म में ना एक चेंज ही आ रही है। वो निज़ाम तनफ्फुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े, सांस लेते हैं ना, तो अब ना वो थोड़ी सी एवोल्यूशन से क्या हुआ है कि ये चीजें ना स्मार्टफोन के साथ जुड़ गई हैं। आप तजुर्बा करके देखिएगा, स्मार्टफोन को साइड पे करके देखिएगा, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया, एवॉल्व कर गया इंसान का जिस्म आस्ता आस्ता। तो आप अगर एग्जाम पीरियड को गुजारना चाहते हैं ना तो स्मार्टफोन को अपने से दूर रखें। जितना दूर रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास मोबाइल होगा, ये आपका धोखा है कि आपने इसमें ही सब डाटा रखा हुआ है। वो सारा डाटा फिजिकली भी हो सकता था आपके पास, रजिस्टर बनाया हुआ है। तो जितना कम से कम इस्तेमाल हो मोबाइल का उतना अच्छा है, क्योंकि मोबाइल के इस्तेमाल में इतना ज्यादा टाइम जाया होता है कि पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। एग्जाम का वीक आ गया, एक तो एग्जाम के वीक में कोशिश करिएगा कि लेक्चर नोट सारे दोहरा लें, क्योंकि सवाल आपसे सारे नहीं दोबारा किए जाने, हो ही नहीं सकता। लेक्चर नोट्स सारे दोहरा लें और एग्जाम्स के लिए नहा जाना, ये इससे दिमाग पे फर्क पड़ता है। और तजुर्बे ना करना, यानी ज्यादा तजुर्बे करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने कोई पेन पहले कभी पूरे सेशन में यूज ही नहीं किया, बड़ा स्पेशल महंगा वाला पेन है, आप पेपर में स्पेशली वो पेन यूज करें, नहीं ऐसे नहीं करना। आप वही स्टेशनरी यूज करिएगा जिसके लिए आप यूज टू हैं। कोई अचानक नया कैलकुलेटर ना रख लेना पेपर के लिए, जिन चीजों से यूज टू है वही वाला यूज करना।
पेपर वाले 3.25 घंटे, जो पहले 15 मिनट है ना, उसमें मेरा मशवरा तो यही है कि आप ना पूरा पेपर ना पढ़ना, क्योंकि पूरा पेपर अगर आप रीड करने बैठेंगे तो वो सिर्फ टाइम जाया किया होगा और कुछ नहीं किया होगा। आपने शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पकड़ लेना, उसको जबानी आंखों आंखों में सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगर पूरा पेपर पढ़ेंगे तो आपसे नहीं पढ़ा जाना, 15 मिनट खत्म हो जाने हैं। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ले लें, उसको जबानी सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर में उंगलियां चलाना थोड़ी मना है, लिखना मना है ना, तो आप उसको जबानी सॉल्व कर लें और जब पेपर शुरू हो तो उसको फौरन सॉल्व कर दें। और ये जो पेपर शुरू होते ही आपने जल्दी से एक पूरा सवाल ठीक कर लिया और जल्दी कर लिया, इससे कॉन्फिडेंस ऐसे ही होगा कि पहली बॉल पे स्टार जो ओपनर है ना उसको बोल्ड कर दिया, तो ये कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक और बड़ी कीमती बात, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही करता था, आपने ना 100 से 50 पे नहीं आना, 0 से 50 पे जाना। आप जब पेपर देखेंगे और आपको लगता है ये पेपर वाला, ये वाला सवाल भी नहीं आता, कई 12 नंबर, फलाना देखा ये भी नहीं आता, 14 और गए, अब आप ना अब आप 100 से नीचे गिरते जा रहे हैं, गिरते गिरते 50 से नीचे गिरेंगे। आपने जाना है 0 से 50। मैं जब सवाल करता था तो हर सवाल करने के बाद ना क्विक मार्किंग करता था उस सवाल की। एक सवाल जैसा तैसा भी आता था, किया, उसमें मेरे 7 नंबर 7 आ गए, 43 और करने। फिर उसके बाद अगला सवाल किया, इसमें से 6 और आ जाएंगे। नंबर इकट्ठे करते जाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, 50 करीब नजर आ रहा होगा, तो ऊपर से नीचे नहीं आना है, आपने 0 से 50 तक नंबर लेके पूरे करने हैं। पेपर में ना कुछ इतने वेले होते हैं जो कहते हैं चलो आता तो कुछ है नहीं, तो इधर उधर देख लें, जिंदगी में तो मौका नहीं मिलेगा दोबारा देखने का, तो वो ना इधर उधर देखते रहते हैं लोगों के, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, जरा ह्यूमन बिहेवियर देखना चाह रहे होते हैं। आपको जो टाइम मिला है ना वो अपने पेपर के लिए मिला है, अपने पेपर पे फोकस करें। इधर उधर देखेंगे, जैसे बालों का ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट होता है एग्जाम हॉल में जो शीट्स पे शीट्स मांग रहा होता है और आपका अभी तक दूसरा पेज भी नहीं भरा होता, तो इसलिए ना दूसरे लोगों को नहीं देखा करें, इससे प्रेशर बढ़ेगा। आपने अपने पेपर पे फोकस करना है। जो पेपर का सजेस्टेड आंसर है उसमें, ये ऑफिशियल बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता हर पेपर में होती है कि नहीं होती, लेकिन न्यूमेरिकल में तो होती है। 100 नंबर के पेपर का जो प्लान होता है पेपर मार्कर के पास, वो 100 से ज्यादा का होता है। यानी एक सवाल है अगर 15 नंबर का, मिसाल ले रहा हूं, हो सकता है उसके मार्किंग प्लान में 18 नंबर हो, क्योंकि वो कहेंगे जी बच्चा कोई तो वर्किंग कर देना, इस वर्किंग के कितने नंबर दे देंगे, इस वर्किंग के कितने नंबर दे देंगे। तो इसलिए सवाल कोशिश ये करिएगा कि सारे सवाल पूरे करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट बहुत मुश्किल था तो उस सवाल को वहां नहीं छोड़ना। उस पॉइंट में, जैसे आपने वेरिएंस का सवाल करना शुरू किया और आपसे स्टैंडर्ड कार्ड में मटेरियल ही नहीं निकल रहा, तो पहली लाइन पे रुक गए। जो जैसा समझ आ रहा है या नहीं भी समझ आ रहा, खुद से 4 किलो लिख दें, उसके बाद लेबर, ओवरहेड, फिर आगे वेरिएंसेस निकालना शुरू करें। आपके नंबर सिर्फ स्टैंडर्ड कार्ड में मटेरियल वाली लाइन के कटेंगे, बाकी उस गलत फिगर को लेके जो वेरिएंस निकाला होगा सबके नंबर मिलेंगे। तो इसलिए हर सवाल में ना कुछ मुश्किल जरूर होता है। जो मुश्किल पॉइंट है उसमें जो जैसा समझ आ रहा है उसको अज्यूम करें, जो जैसा समझ आ रहा है, और आगे बढ़े। कोशिश ये करिएगा कि जहां फंसे अजम्पशन लेके आगे चलें और पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें इतनी जल्दबाजी भी नहीं करना कि अजम्पशन ले लेके पता लगे आधा घंटे में पेपर ही खत्म कर दिया। जितने नंबर है उसके हिसाब से थोड़ा टाइम तो लगाएं। अगर 15 नंबर का सवाल है तो 15 नंबर के सवाल के लिए तकरीबन कोई आधे घंटे के आसपास है आपके पास, तो कोई 10-15 मिनट तो कम से कम मेहनत करे ना। फिर इसके अलावा एक जज्बाती हरकत ये होती है कि बच्चा एक सवाल कर रहा होता है, कहीं पहुंच नहीं पा रहा होता, लेकिन चूंकि पास्ट में बहुत मेहनत करके वो टॉपिक तैयार किया होता है, तो एक अना का मसला बन जाता है कि मैं ये सवाल ना कर सकूं, मैंने तो उस पर इतना टाइम लगाया है, तो पास्ट रेलिवेंट नहीं होता। उस वक्त आपने ना जिदबाजी से पेपर नहीं करना है। अगर आपने वेरिएंस के ऊपर बहुत टाइम लगाया था, बल्कि बहुत टाइम क्या, आपने 15 लोगों को सिखाया भी था, सो व्हाट, अगर आपसे पेपर में वेरिएंस का सवाल नहीं हो रहा तो ये गैरत का मसला तो नहीं है, आप छोड़ दे, नहीं हो रहा तो ये तो कोई रीजन नहीं है कि मैंने वेरिएंस पे इतना टाइम लगाया तो वेरिएंस का सवाल क्यों ना करूं, तो करते रहो फिर वेरिएंस का सवाल बैठ के। फिर तो आपने पेपर में बैठ के ना गैरत का मसला नहीं बनाना। जिस सवाल में मुश्किलें ज्यादा लग रही हैं उस पर जिद करके, नहीं ये पूरा करके आगे बढ़ूंगा, पूरा करते करते पौना घंटा लगा देते हैं एक सवाल के ऊपर। तो इसलिए ना टाइम का ख्याल रख के चलिएगा। एक रफ सा एस्टीमेट होता है एक नंबर के लिए 1.8, ये रफ है, कोई सवाल थोड़ा भी हो सकता है, कोई सवाल ज्यादा भी हो सकता है। ये आपने पेपर में बैठ के फैसला करना है कि अगर एक 20 नंबर का सवाल, नहीं 20 तो नहीं, चलिए 20 नंबर का सवाल है जिसके लिए 36 मिनट थे आपके पास, और वो सवाल है भी आपके कंट्रोल में, प्रोसेस कॉस्टिंग के 3 प्रोसेसेस का सवाल है, सब आसान है, बिल्कुल कंट्रोल में है, आप उसको पूरा करके बिल्कुल पूरे नंबर ले सकते हैं। खैर है 50 मिनट लगा दें, खैर 10-15 मिनट कहीं और से निकल आएंगे। लेकिन अगर एक सवाल है जो अभी सिर पैर समझ ही नहीं आ रहा है और उस पर टाइम लगाए चले जा रहे हैं, नहीं ये ना करें। तो ये आपको ना उस वक्त होश रखना पड़ेगा। जो भी सवाल करे उसको अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें। अगर वो सवाल मुश्किल है तो बेटे पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किल है,
सारा सारा पाकिस्तान वही पेपर दे रहा है, आपके लिए कोई अलग से पेपर नहीं बनाया गया है, सब लोग वही पेपर दे रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज आ गई है जो कॉस्ट में नहीं आनी चाहिए थी तो सबके लिए ऐसे ही है, उसमें से जो हल निकाल सकते हैं आप, बजाय इसके कि वहां बैठे अगले टाइम की प्लानिंग शुरू कर दें कि अब पैसे कैसे मांगने हैं, या चोरी के लेक्चर किससे बात करनी है, या खुद सीनियर बन के लोगों को गाइड करना है, तो अगले अटेम्प्ट की प्लानिंग से पहले वहां बैठे हैं तो उस अटेम्प्ट को पास करें। या तो वहां बैठे बैठे आपको मौत आ जाए, फिर तो किस्सा खत्म हो गया। अगर जिंदा बच गए तो उस 3 घंटे में बैठ के हारना नहीं, क्योंकि आप फेल हारने की वजह से होंगे। जैसे अब तो खैर तकरीबन सारे बैट्समैन ही ऐसे करते हैं कि जब क्रीज के करीब हो तो वो डाइव लगा देते हैं पहुंचने के लिए, रन आउट नहीं होते, वरना बहुत पहले सारे बैट्समैन डाइव नहीं लगाते थे। कुछ बैट्समैन ऐसे होते थे कि उनको लगता था आउट होने लगे तो वो अपनी कोशिश स्लो कर देते थे, या कोई फील्डर ऐसा समझता था कि अब तो बाउंड्री लाइन जाने ही लगी है तो वो भागना स्लो कर देते थे। तो आपने जब ये सोच लिया ना कि नहीं मुझसे पास नहीं होना, आप अपनी एफर्ट कम कर लेंगे, आप अपनी एफर्ट बढ़ा के रखें, क्या पता 50 क्रॉस कर जाए। मेरे दौर में ना एक चीज होती थी उसको रेफरल कहते थे। वो ये था कि 50 नंबर पासिंग मार्क्स है, 4 पेपर दिए, मतलब 4 पेपर लाजमी थे, दे दिए। अब उनमें से 3 पास है, चौथे में रेफरल मार्क्स हैं। रेफरल मार्क्स डिफाइंड नहीं थे लेकिन अंदाजा था बड़े बूढ़ों का कि ये कुछ 4-5 नंबर होते हैं, यानी अगर 3 पेपर पास है और एक पेपर में 50 से को 3-4 पीछे है तो उसमें वो एक और चांस दे देते थे। लेकिन अगर उसमें को 20 नंबर पीछे है तो चारों फेल होते थे, यानी सारी अटेम्प्ट दोबारा देनी पड़ती थी। ये रेफरल होता था। और मेरे दौर तक आते आते ये मल्टीपल पेपर में रेफरल अलाउ हो गया हुआ था। तो मेरा दोस्त पहले पेपर में गया, पहले पेपर में उसकी तबीयत खराब हो गई, 2-3 दफा वॉमिट की उसने। पेपर बहरहाल पूरा कर लिया, वापस आया, उसको डॉक्टर के पास लेके गया। पहला ही पेपर था। अब जब पहला ही पेपर उसको लग रहा है मेरा फेल है तो अगले पेपर देने का फायदा ही नहीं है, पक्के फेल होने हैं। उसको बड़ा समझाया कि नहीं पेपर नहीं छोड़ने। उसने बड़े बुरे दिल के साथ गिरते पड़ते अगले 3 पेपर दिए। जब रिजल्ट आया तो जो पहला पेपर था वो पास था और अगले 3 चूंकि बुरे दिल से दिए थे तो उनमें रेफर थी, यानी जिसमें तबीयत खराब हो गई थी वो पास हो गया। और अगले पेपर में चूंकि मोरल डाउन कर लिया, गिरते पड़ते भी कोशिश नहीं की तो थोड़ा सा पीछे रह गए। तो इसलिए आप लोग ना पेपर के 3 घंटे जब तक खत्म नहीं हो रहे आपने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि खींच तान के किसी तरह गिरते पड़ते 50 तक पहुंच के छोड़ना है। अगर फिर भी पास नहीं हुए तो ठीक है, अगली दफा और बेहतरी से। और अभी FAR 2 में भी ये जुमला बोला था, क्योंकि आधा घंटा आपको बोल ही लिया है तो ये जुमला आपके लिए दोबारा बोल देते हैं। FAR 2 वाले क्योंकि 2 पेपर पढ़ चुके होते हैं तो उनकी जरा मोहब्बत ज्यादा बन गई होती है। आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे, आपकी भी मेरे लिए उतनी मोहब्बत बनी नहीं है, लेकिन अगर बन गई है थोड़ी बहुत भी, तो आपको अगर पेपर में बैठ के आपको लग रहा है ना पेपर नहीं हो रहा पास, तो जैसे कहना जी मेरे लिए काम कर लेना। तो अगर आपको लगता है ना बेटे मैंने जान मारी है आपके लिए, तो एक कोशिश मेरे नाम पे और कर लेना, हार के नहीं। चलो ठीक है जी, अल्लाह।